क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ में हमने देखा था अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी ज़ीरो और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक्सीलरेशन ज़ीरो, और दोनों केसेस में फोर्स वहाँ पर नहीं था। मीन्स जो फर्स्ट लॉ है वो बिना फोर्स के हमारे एनालिसिस को बताता था, लेकिन सेकंड लॉ में हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, और ये लॉ फोर्स से ही रिलेटेड है जिसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा होगा। तो अब फोर्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल जो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप उसका आंसर देने की कोशिश करना। उसके जवाब में ही हमें अपने सेकंड लॉ का एनालिसिस मिलेगा। सवाल ये है, आपने क्रिकेट मैचेस देखे होंगे और उसमें किसी प्लेयर को कैच लेते हुए भी देखा होगा कि बॉल उसकी तरफ आ रही है और प्लेयर ने उस बॉल को कैच पकड़ लिया है। ये भी हो सकता है कि आपने खुद उस बॉल को कैच किया हो। सवाल यह है कि अगर मैं आपकी तरफ कोई ऑब्जेक्ट फेंकूं तो क्या उस ऑब्जेक्ट को आप कैच कर पाओगे? आप अपना जवाब सोच समझ कर देना। कैच पकड़ूंगा या नहीं, पर पहले ये बताइए कि जो कुछ आप फेंकोगे वो कितना भारी होगा। अच्छा, आपके इस सवाल से मैं ये समझ गया कि आप ये जानना चाहते हो कि जो ऑब्जेक्ट मैं आपकी तरफ फेंकूंगा वो कितना भारी है। तो पहला पॉइंट आप ये जानना चाहते हैं कि उसमें कितना मास होगा। चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जो भी ऑब्जेक्ट मैं फेंकूंगा वो करीब इतना बड़ा होगा कि मैं उसको अपने हाथ से उठा सकता हूँ। अब शायद आप कंफर्टेबल होंगे ये बताने में कि आप कैच ले सकते हैं या नहीं, पहले ये और बताइए कि जो कुछ आप फेंकोगे वो कितनी स्पीड से आएगा और किस तरफ आप फेंकोगे, जिससे कि मैं पता लगा पाऊँ कि मैं कैच ले सकूँगा या नहीं। काफ़ी समझदार हैं आप। इसमें शायद आप ये जानना चाहते हैं कि कहीं मैं बॉल की स्पीड और डायरेक्शन ऐसी तो ना कर दूं कि स्पीड इतनी फास्ट हो कि आप उसको कैच कर ही ना पाएँ, या डायरेक्शन ऐसी हो कि वो आपके आसपास आए ही नहीं। लेकिन मैं ये समझ गया हूँ कि आप इन दोनों चीज़ों से जानना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी रहेगी, मीन्स स्पीड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी स्पीड उतनी होगी जितनी कि मैं अपनी ताकत से फेंक पाऊँगा। शायद अब आप मेरे आंसर को देना पसंद करें। मुझे एक बात और बताइए कि आप उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से फेंकोगे? एकदम पास से फेंकोगे या थोड़ी दूर से फेंकोगे? लगता है क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आंसर देंगे आप। वैसे साइंस के लिए ज़रूरी है हम क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करें, तो मैं आपको यह बता देता हूँ। शायद आप ये जानना चाहते हैं कि आपको उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं आपको ये डर तो नहीं कि वो ऑब्जेक्ट मैं इतनी पास से फेंक दूँ कि आप बैलेंस बना के उसको पकड़ ही ना पाएँ। तो तीसरी चीज़ जो जानना चाहते हैं आप वो है टाइम, कि आपको मैं कितना टाइम दूंगा रिएक्शन के लिए जिसमें कि आप बैलेंस होकर उस कैच को कर पाएं। तो हमारा एक सवाल था कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपकी तरफ फेंकूंगा तो क्या आप उसको कैच कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और आपने बड़ी समझदारी से उसका जवाब यस या नो देने की जगह आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे, और उन सवालों में जो तीन चीज़ आपने जाननी चाहिए वो है मास, वेलोसिटी और टाइम। और यही वो तीन चीज़ें हैं जो आपके फोर्स को डिफाइन करती हैं, क्योंकि आपको अगर वो ऑब्जेक्ट कैच लेना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कितने मास का होगा, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसके साथ उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और हमें कितना टाइम ऑफ रिएक्शन मिलेगा। अब इन तीनों चीज़ों को एक बार अलग अलग एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मास की। हम अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हैं हल्का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट कम होता है, और जो भारी ऑब्जेक्ट है
उसका वेट ज़्यादा होता है। या यूँ समझिए, अगर आपके पास सेम स्पीड से दो ऑब्जेक्ट आपके तरफ आ रहे हैं, जैसे कि एक साइकिल और एक कार, और आपको कहा जाए कि उन दोनों को आप रोकना चाहते हैं अपनी मसल पावर से, तो किसको रोकना आसान होगा? तो आपका आंसर होगा साइकिल, क्योंकि आपके इस लॉजिक में छुपा हुआ है कि साइकिल का मास कम है और कार का मास ज़्यादा है, इसलिए सेम वेलोसिटी होने पर साइकिल रोकना आसान है। तो हम कह सकते हैं अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मीन्स मास फोर्स के प्रोपोर्शनल है। दोनों में जो रिलेशन है वो एक जैसा रिलेशन है। मास इंक्रीज तो आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो भी इंक्रीज होगा। दूसरी बात है वेलोसिटी। इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर आपके पास दो साइकिल आपकी तरफ आ रही हैं, एक साइकिल की जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है, जैसे कि पैदल कोई आदमी चलता है उतनी, और दूसरी जो है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, और अभी भी आप उन दोनों को रोकने के लिए फोर्स लगाना चाहते हैं, तो किस में आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे? और आंसर बहुत ही ऑब्वियस है, जो ऑब्जेक्ट धीरे आ रहा है उसको आप आसानी से रोकेंगे, और जो ऑब्जेक्ट तेज़ी से आ रहा है उसको रोकने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स हम कह सकते हैं फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आपको बढ़ाना पड़ रहा है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, टाइम पर। जैसे ही हम किसी कैच को लेते हैं तो कैच लेने का हमारा तरीका कुछ ऐसा होता है, सामने से बॉल आई, बॉल को हमने ऐसे पकड़ा और पकड़ते ही हम अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हैं। ये आपने बहुत सारे क्रिकेट मैचेज़ में देखा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम किसी को चांटा मारेंगे तो चांटा मारने का दो तरीका, एक तो चांटा ऐसे मारा कि सामने हाथ लगाया और सड़क से एक चांटा मार दिया, उस केस में बहुत दर्द होगा। लेकिन अगर चांटा मारने का तरीका कुछ ऐसे हो कि हम अपने हाथ को लगाएं और इसको ऐसे दबा दें, तो उस केस में हमें एक धक्का तो लगेगा पर वो चांटे जितना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में हमने जो फोर्स अप्लाई किया है यानी हमारी मसल पावर से वो तो सेम है, लेकिन फोर्स लगाने का जो टाइम ऑफ एक्शन है उसको हमने बदल दिया है। और यहाँ हमने देखा जो भी फोर्स अचानक लगता है, एक झटके से लगता है, उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और जो फोर्स स्लोली लगता है जिसके रिएक्शन टाइम में थोड़ी देर लग जाती है वहाँ पर उसका इफ़ेक्ट कम होता है। मीन्स अगर टाइम बढ़ाया मीन्स रिएक्शन टाइम बढ़ाया तो फोर्स कम, और रिएक्शन टाइम घटाया तो फोर्स ज़्यादा। मीन्स टाइम जो है वो फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि फोर्स मास, वेलोसिटी और टाइम के साथ किस तरह से लिंक है। और ये हम जानते हैं अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिए जाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट अपीयर होता है, और उस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं k। और अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, मास प्रोपोर्शनल है तो उसकी जगह m, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है तो उसकी जगह v, और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपॉन में t। तो इस तरह से हमारे पास फोर्स का एक फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले का एनालिसिस करते हैं। देखिए किस तरह से, यहाँ हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास पूरे मोशन के दौरान नहीं बदलता है। दूसरी चीज़ ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। वास्तव में वेलोसिटी और टाइम ये दोनों ऐसी चीज़ हैं जो हर पल पर अलग अलग हो सकती हैं, और टाइम हमेशा एक ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम मेज़र करना चाहते हैं तो हम इसको t2 मानेंगे, इसको t1 मानेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो हम इसको लिखने का तरीका भी उसी तरह से कर लेते हैं कि दो अलग अलग पॉइंट होते तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखते। यहाँ पर हमने लिखा, इस टाइम को लिखा t2 माइनस t1, और t2 टाइम पर वेलोसिटी अगर v2 है, t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 है, तो इस v को लिखने का तरीका भी हमने चेंज कर दिया। और ये है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, क्योंकि डिफरेंस को लिखने का तरीका है डेल्टा। यहाँ पर फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, मास को हमने उस पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट माना हुआ है।
अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो यहाँ पर भी इसको m2 और m1 की टर्म में हमें लिखना होता। तो इसको हम पहले डेल्टा की टर्म में लिख लेते हैं। अगर ये डेल्टा t बहुत ही छोटा टाइम होता, जिसको कि हम आमतौर पर इंस्टेंट बोलते हैं, अगर ये इंस्टेंटेनियस टाइम होता तो डेल्टा को लिखते हैं dv/dt। तो फोर्स का फॉर्मूला होता km dv/dt और dv/dt होता है एक्सेलरेशन। तो F का फाइनल रिजल्ट आता kma। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इस फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट कर दिया मास और एक्सेलरेशन की फॉर्म में, और ये आपने 9th क्लास में पहले भी पढ़ा होगा, यानी कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन से रिलेट करता है। अब आते हैं इसके दूसरे फॉर्म में। अब देखते हैं इसका दूसरा फॉर्मेट। यहाँ पर हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं और वो फिजिकल क्वांटिटी है m × v, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, जिसको हम नाम दे रहे हैं मोमेंटम। इसको लिखने के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो सिंबल है p। और जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और यहाँ पर इसका यूनिट सिस्टम देखना भी बहुत आसान है। इसकी SI यूनिट होगी किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। अब एक सवाल यहाँ पर आता है, हम क्यों एक नई फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं? पहले ही इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, उन्हें के याद करना कठिन है। तो आंसर है, जब फोर्स में होने वाली 3 चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, मास, वेलोसिटी और टाइम को, तो उस केस में टाइम को मेज़र करना आसान काम नहीं है, क्योंकि कई बार टाइम इतना छोटा होता है कि हम उसको फोर्स के साथ साथ नहीं मेज़र कर सकते। लेकिन पोजीशन में जो चेंज होगी उसको हम उसकी वेलोसिटी से मेज़र कर सकते हैं। तो फोर्स का जो इफ़ेक्ट है वो हमें सिर्फ मास और वेलोसिटी से ही पता चलता है। तो हम आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे टॉपिक्स में हम सिर्फ फोर्स का इफ़ेक्ट देखेंगे, और फोर्स का इफ़ेक्ट देखने के लिए हमें मास और वेलोसिटी को बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आसानी के लिए हमने इसको एक नई फिजिकल क्वांटिटी बता दिया, और ये फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ एक चीज़ बताती है, एंड दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, कि कोई फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया है तो उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मोमेंटम टेल अस अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। अब अगर इस फोर्स के फार्मूले को मोमेंटम की टर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा mv2 - mv1। यहाँ पर फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूँ, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के मास को कांस्टेंट माना है। अगर वो कांस्टेंट नहीं होता तो यहाँ पर ये मास m2 होता और ये मास m1 होता, और मोमेंटम की टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा p2 और ये हो जाएगा p1। तो F इज इक्वल टू, यहाँ हमने लिखा है कि P2 - P1/T2 - T1, और जैसा कि हमने पहले लिखा डिफरेंस को लिखने का तरीका है डेल्टा, तो इसको लिखा डेल्टा P/डेल्टा T। और अगर ये टाइम एक इंस्टेंट होता, डेल्टा T टेंड्स टू 0 की तरह, तो इस डेल्टा को हम D में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा K dP/dt। तो ये 2 फॉर्मूले हम फोर्स के निकाल पाए। अब हम देखते हैं ये फॉर्मूले जो हैं वही है न्यूटन्स सेकंड लॉ। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? वो ये है डेल्टा P/डेल्टा T। इसको अगर हम लैंग्वेज की टर्म में लिखें तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसा कि पहले हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए भी इसी तरह का स्टेटमेंट बोला है, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और न्यूटन सेकंड लॉ ये स्टेट करता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जैसा कि हमारे एक्सप्रेशन में आया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स dP/dt इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। और ये चेंज इन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्शन की बात की है, तो इसकी डायरेक्शन वही होती है
जो फोर्स की डायरेक्शन है। तो ये है फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट में होने वाले चेंज से हमने पता लगाया न्यूटन सेकंड्स लॉ क्या है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिफाइन करता है। एक बात यहाँ नोट कर सकते हैं, हमने दो फॉर्मेट इसके निकाले हैं। ये फॉर्मेट वो है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा और बहुत जगह काम आता है, और ये फॉर्मेट वो है जो हमने पहली बार पढ़ा है। लेकिन इनमें से ये जो फॉर्मेट है dp/dt वाला, ये फॉर्मेट ही इसका सही फॉर्मेट है। उसका कारण ये है, इस केस में अगर मास अलग अलग होते हैं तब भी इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर इसमें मास अलग अलग हुए तो इस एक्सप्रेशन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये इसका फाइनल फॉर्मेट है, और F=ma इसका एक बदला हुआ रूप है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस एक्सप्रेशन और इस स्टेटमेंट के बाद हम ये समझ पाते हैं कि ये दोनों फोर्स के फॉर्मूले हैं। पर यहाँ पर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, और वो है K। लेकिन इस पूरे एनालिसिस में हमने एक बार भी नहीं कहा कि मास को किलोग्राम में लिया है या फोर्स को न्यूटन में लिया है या मोमेंटम या वेलोसिटी के लिए हमने कोई और यूनिट काम में ली है। तो यहाँ पर K अभी हमारे चॉइस पर डिपेंड करता है, और आसानी के लिए हम K को 1 ले लेते हैं। हमने लिखा है टेक K=1 फॉर सिंप्लिसिटी, देन F=dp/dt एंड ma। याद रखिएगा, ये दोनों अलग अलग रूप अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होते हैं। और फोर्स की ऐसा यूनिट हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन। 1 न्यूटन क्या है इसको भी हम समझ सकते हैं। अगर इस फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है तो इसका मतलब ये है 1 किलोग्राम मास में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए वो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो 1 किलोग्राम मास में 1 मीटर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाला फोर्स 1 न्यूटन फोर्स होगा। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पॉइंट नंबर 1, F=ma को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। आपको ये देखकर कुछ पुरानी चीज़ याद आ सकती है, जैसे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में भी हमने ऐसा ही कुछ लिखा था कि एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 है। वहाँ पर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते थे, और यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, और हमने कहा था कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस पर किसी तरह का कोई फोर्स काम नहीं करता। तो हम कह सकते हैं न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वास्तव में वो फर्स्ट लॉ को अपने अंदर कंसिस्ट करता है। इट शोज न्यूटन सेकंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद फर्स्ट लॉ। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। जब हमने फोर्स ma या dp/dt डिफाइन किया तो हमने डायरेक्शन की भी बात की है। इसका मतलब ये लॉ एक वेक्टर लॉ है, मीन्स इसमें डायरेक्शन होगी। तो एनालिसिस करते समय ऐसा हो सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन मोशन में काम कर रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन भी 2 या 3 डायमेंशन में हो सकता है। तो उस केस में इस एक्सेलरेशन के डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं, लाइक ax, ay, az। अगर इसके कंपोनेंट अलग डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये है उसका मोमेंटम जो है वो भी अलग डायरेक्शन में हो सकता है। तो एनालिसिस करते समय हम चूँकि डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, इसलिए उसके मोमेंटम, उसका एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटीज़, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो हम अलग अलग डायरेक्शन के एनालिसिस अलग अलग करेंगे और तब जाके नेट फोर्स का पता लगाएंगे। तो ये एक वेक्टर लॉ है, इट इज़ ए वेक्टर लॉ। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट एक सिस्टम के लिए है। पहले ही समझते हैं कि सिस्टम क्या है। आम तौर पर जब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं
तो हमारे पास कुछ ऐसा होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है बॉल की तरह, जिसे आमतौर पर हम पॉइंट मास मान लेते हैं। उस पर हम फोर्स लगाते हैं, तो एक पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो वो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना माना जाता है। लेकिन सिस्टम किसे कहते हैं? जब एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिलेटेड हों या एक से ज़्यादा चीज़ों पर एक साथ इस तरह का कोई फोर्स अप्लाई कर दिया जाए, तो उस केस में उस सिस्टम के अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अलग अलग फोर्स काम कर सकता है। उनकी वेलोसिटीज़ अलग अलग हो सकती है, उनका एक्सेलरेशन भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब हम F = ma को लिखेंगे तो ये किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा, ये पूरे सिस्टम के लिए होगा। यहाँ पे लिखा है नेट फोर्स और ये लिखा है नेट एक्सेलरेशन। इस चीज़ को कुछ इस तरह से समझते हैं। हम ये जानते हैं कि मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है, और ये भी कहते हैं कि चक्कर लगाने का एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे कि हम कहते हैं कि 24 घंटे में चक्कर लगा लेता है। हम ये भी कहते हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और चक्कर लगाने का टाइम है 1 साल, यानी कि 365 डेज़ में ये काम होता है। अब इस बात को समझते हैं। ये एक सिंपल सा डायग्राम है जो हमारे समझने के लिए, ये सन, ई से अर्थ और एम से मून। जब हम कहते हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो हम इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। लेकिन वास्तव में क्या मून जो है वो इस ग्रेविटेशन सिस्टम से अलग है, या ये सन है ये ग्रेविटेशन सिस्टम से अलग है? तो हम कहेंगे ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे एक ही सिस्टम में है। तो ये सब कहलाते हैं एक सिस्टम। जब हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो इसी तरह से एक सिस्टम ये भी हुआ, इसको भी हम सिस्टम मान सकते हैं। जब सन का जो इफेक्ट है अर्थ और मून दोनों पर है, तो ये कहना कि अर्थ चक्कर लगा रही है 1 साल में, ये कहना गलत होगा। असल में अर्थ और मून दोनों ही चक्कर लगा रहे हैं। तो हम कौन से पॉइंट को चक्कर लगाता हुआ माने? तो ना हम अर्थ को बोलते हैं ना मून को बोलते हैं। तो उस केस में इन दोनों का जो सेंटर होगा, मीन्स सेंटर ऑफ मास, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, असली में सेंटर ऑफ मास ही है जिसका पाथ यहाँ पर बनाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जब भी हम किसी ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पर लगने वाला नेट फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए काउंट नहीं होगा, वो उसके कंबाइंड सिस्टम के लिए काउंट होगा। और कंबाइंड सिस्टम के लिए हम उसका सेंटर निकालते हैं, और ये सारी चीज़ हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब आते हैं इसके 4th पॉइंट पर। 4th पॉइंट ये कहता है कि जब हम F = ma जैसी या dp/dt जैसी किसी एक्सप्रेशन को चेक कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम उसको चेक करते हैं। उस टाइम से पहले क्या फोर्स था और उस टाइम के बाद में क्या फोर्स होगा, इससे कोई मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है सिर्फ उस प्रेजेंट सिचुएशन से, ना कि इससे कि उसकी पहले की हिस्ट्री क्या थी। एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें एक व्हीकल या कोई बस या कोई टैक्सी, कुछ भी मान सकते हैं, उसको दिखाया गया है। 3 अलग अलग टाइम पर उसकी पोजीशन शो की गई है। पहला टाइम है t1, दूसरा t2 और तीसरा t3। इस व्हीकल में कोई एक्सेलरेशन है, मीन्स कोई फोर्स भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है 10, 20 और 30। मान लिया इस t2 मोमेंट पर हमने इस बस से एक पत्थर को बाहर गिराया, मीन्स ड्रॉप कर दिया, इस तरह से पकड़ा और छोड़ दिया। तो इस पत्थर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इस पत्थर पर कितना फोर्स लग रहा है छोड़ने के बाद, यानी जब हमने इसको उस बस से हटा दिया, यानी अपने हाथ से छोड़ दिया, तो उस समय इस पत्थर पर कितना फोर्स है, कितनी वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है। अगर हमें ये चेक करना है तो निश्चित रूप से हम F = ma जैसे या dp/dt जैसे किसी फॉर्मूले को यूज़ करना चाहेंगे। तो इस केस में देखते हैं, बस की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली बस में बैठे हुए हर ऑब्जेक्ट की स्पीड उस समय 20 होगी।
तो जब इस पत्थर को छोड़ा गया है उस समय उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगी। अगर हम ये सोचें कि 1 सेकंड पहले क्या था, तो 1 सेकंड पहले बस की स्पीड थी 10 और 1 सेकंड बाद में होने वाली है 30, यानी यहाँ जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो डिफरेंट हो सकता है, यहाँ का एक्सेलरेशन भी डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट में किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा 0, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अब बस से अलग है। तो बस के सिस्टम से अलग होने के बाद उसकी ये सारी चीज़ें भी नई हो जाएंगी। मीन्स कहने का मतलब ये है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम देख रहे हैं हमें सिर्फ उसी से मतलब है। तो इस समय इसकी वेलोसिटी है 20, तो हम एनालिसिस करेंगे 20 का। बस का एक्सेलरेशन चाहे जो भी हो, ज़मीन पर गिरा दिया तो इसका एक्सेलरेशन इस समय होगा g। बस के एक्सेलरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसका एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारा सारा एनालिसिस इसकी इसी सिचुएशन से डिसाइड होगा, ना कि इसकी पहली या इसकी बाद की सिचुएशन से। तो एज ए होल बात सिर्फ इतनी है, जिस टाइम पर एनालिसिस कर रहे हैं उसी टाइम के डेटा से हमें मतलब है। जो फोर्स लगता है वो पहले या बाद में क्या था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट t इक्वल टू 10 सेकेंड a stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground. What are the A. velocity and B. acceleration of the stone at t equal to 11 second? Neglect air resistance. क्वेश्चन का डेटा कुछ इस तरह से है, ट्रक रेस्ट से स्टार्ट होता है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लिखा है एक पत्थर को उससे गिराया जाता है 10th सेकंड पर, यानी 10 सेकंड पर उस पत्थर को गिराया जाता है। और बाकी का जो एनालिसिस करना है वो हमें पत्थर के बारे में करना है। तो हमें पहले इस स्टोन की इनिशियल कंडीशन पता होनी चाहिए कि ये स्टोन कितनी स्पीड से चल रहा है। एक छोटे से डायग्राम से पहले इसको समझ लेते हैं। ये ट्रक की वो पोजीशन है जो 10वें सेकंड पर है, P वो पॉइंट है जहां से उस पत्थर को गिराया जाना है। तो जब इस पत्थर को इस ट्रक से गिराया जाएगा तो ट्रक के एक्सेलरेशन का मीनिंग ख़त्म हो जाएगा। मीन्स उस पत्थर में इस ट्रक से लिंक कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। एक चीज़ है जो यहाँ पर होगी, वो है ट्रक की वेलोसिटी। तो पहले पता लगाते हैं 10 सेकंड पर ट्रक की वेलोसिटी कितनी है। यहाँ पर 1 डायमेंशन मोशन मानते हुए हमने इक्वेशन यूज़ की v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है 10 सेकंड, और यहाँ से v की वैल्यू आती है 20 मीटर पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं पत्थर के गिरते समय उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगी। 20 मीटर का मतलब है, अब सिचुएशन ऐसी है, ये P पॉइंट है, इस पर एक स्टोन है जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, और निश्चित रूप से उसकी स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी वो होगी जो उस पॉइंट पर थी। मीन्स ट्रक अगर राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जा रहा है तो इस स्टोन की डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड होगी। मीन्स यहाँ पर वो जाएगा तो इस तरह से आगे की तरफ जाएगा। लेकिन ट्रक से हटने के बाद इस पर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो एक्सेलरेशन है g, जिसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो नतीजा ये होगा, ये पत्थर 20 मीटर से आगे चलते हुए ज़मीन पर गिर जाएगा, और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 6 मीटर हाइट से गिरता है। फाइनल पॉइंट को अगर m मान लिया जाए तो हमें m पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी पता लगानी है। अब हम पहले m पॉइंट पर क्या सिचुएशन होगी उस सिचुएशन को अलग से समझ लेते हैं,
तब जाके हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। ये डायग्राम हमने बनाया है P पॉइंट का, जहाँ से वो स्टोन ड्रॉप किया जाता है। स्टोन की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड राइट, इस डायरेक्शन में। ग्रेविटेशन के कारण वो पत्थर नीचे की तरफ गिरेगा। जब नीचे की तरफ गिरेगा तो उसका मोशन होगा, आगे चलता हुआ वो नीचे जाएगा। मान लेते हैं 11 सेकंड बाद, मतलब इस पॉइंट से ड्रॉप होने के 1 सेकंड बाद, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 1 सेकंड बाद वो स्टोन यहाँ पर पहुँचा है। तो इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट तो ये है जो उसको ट्रक से मिला हुआ है, दैट इज़ एक्स कंपोनेंट। अगर इसका नाम दे दें तो वो 20 मीटर पर सेकंड होगा। दूसरा कंपोनेंट इस एक्सीलरेशन की वजह से मिला है जो नीचे की तरफ है, और उसकी वैल्यू को हम y मान लेते हैं। और अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इन दोनों कंपोनेंट से हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी। और फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो उसके लिए हमें ये एंगल भी निकालना होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में चेंज हो चुका है। हमें निकालना है ये फाइनल वेलोसिटी जो ग्रेविटेशन की वजह से है, और ये एक 1 डायमेंशन मोशन है जो वर्टिकल डाउनवर्ड में है। इन दोनों के निकलने के बाद स्क्वायर करना है, ऐड करना है और अंडर रूट लेना है, जिससे फाइनल स्पीड निकल जाए। लेकिन वेलोसिटी टर्म में डायरेक्शन भी होती है, तो फिर हमें थीटा भी निकालना है। तो हम ये कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं Vy, और इसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ करेंगे। फाइनल वेलोसिटी को हम Vy मान रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जब पत्थर को छोड़ा गया था तो इसका मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल था, मीन्स इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो इसको हम 0 लेंगे। एक्सीलरेशन की जगह लेंगे g, और क्वेश्चन में लिखा है g को 10 ले सकते हैं, और टाइम है 1 सेकेंड, क्योंकि हमें जस्ट 1 सेकेंड बाद का एनालिसिस पूछा गया है। तो यहाँ से Vy की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइनल स्पीड निकालनी है, तो यहाँ से v निकालेंगे। Vx की जगह 20, Vy की जगह 10, दोनों को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और रूट लेंगे, तो v की वैल्यू होगी 22.36 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने फाइनल स्पीड निकाली। लेकिन क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी पूछी है, मीन्स अभी डायरेक्शन मालूम करना बचा है, और डायरेक्शन जब भी निकालते हैं हम थीटा से निकालते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल कंसीडर कर लें तो देख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है Vy और बेस है Vx, तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Vy अपॉन Vx। दिस इज tan इनवर्स Vy की वैल्यू है 10, Vx की वैल्यू है 20, और tan थीटा की इस तरह की वैल्यू को हम सिर्फ टेग्नोमेट्रिक टेबल से निकाल सकते हैं। तो टेबल देखने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 26.57 डिग्री, मीन्स फाइनल आंसर होगा ये स्टोन 1 सेकेंड बाद जब यहाँ चल रहा होगा तो उसकी स्पीड होगी 22.36 मीटर पर सेकेंड, और उसकी डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ 26.57 डिग्री। तो इस तरह से हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। क्वेश्चन का एक पार्ट और है, उसमें पूछा गया है इस स्टोन को ट्रक से ड्रॉप करने के बाद उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हमने जाना था कि ऑब्जेक्ट जब एक ऑब्जेक्ट से डिटैच हो गया है तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। मीन्स इस ट्रक के एक्सेलरेशन का यहाँ कोई भी मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g। तो इस तरह से हम सेकंड लॉ के उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने के बाद हम एक और पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे,
जिसका नाम है इम्पल्स। अब हम जानते हैं F इक्वल टू dp/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको याद होगा हमने कहा था दिस dp मीन्स मोमेंटम इज द मास इनटू वेलोसिटी। उस समय हमने बोला था कि बहुत जगह ये टाइम इतना छोटा होता है कि हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। मीन्स अगर हम फोर्स और टाइम को मेज़र करना चाहें तो ये काम बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम फोर्स को और टाइम को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम की जो वैल्यू है वो इतनी छोटी भी हो सकती है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आसान नहीं रहता। उस केस में लेकिन हम मास इनटू वेलोसिटी यानी कि dp को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें मास और वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटीज़ निकाल के मास के साथ प्रोडक्ट करके हम ये काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये जो फोर्स है जो किसी पर्टिकुलर टाइम में लग रहा है, कई जगह पर जहाँ पर ये टाइम बहुत ही छोटा होता है, उस केस में इसका मेज़रमेंट हम नहीं कर पाते हैं। और इस तरह का फोर्स जो बहुत छोटे टाइम के लिए काम करता है उसी को हम बोलते हैं इम्पल्स, या फिर इसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। आम तौर पर हम इम्पल्सिव फोर्स की बात अलग से करते हैं, लेकिन न्यूटन्स लॉ में इम्पल्सिव फोर्स कोई अलग से स्पेशल फोर्स नहीं है। हम हर जगह जब फोर्स बात करेंगे वहीं पर इम्पल्सिव फोर्स भी इंक्लूड हो जाता है। लेकिन बताने की बात सिर्फ ये है कि इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें टाइम मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा इम्पल्सिव फोर्स जिसको चेंज इन मोमेंटम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी यूनिट होगी फोर्स इनटू टाइम की यूनिट। मीन्स इम्पल्स की यूनिट निकालनी है तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, टाइम की यूनिट है सेकंड, इम्पल्स की यूनिट होगी न्यूटन सेकंड। अगर एसआई सिस्टम में इसको थोड़ा सा खोल के लिखें तो न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, लेकिन इस ऊपर वाले सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा और इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। इम्पल्सिव फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम चेंज इन मोमेंटम से इम्पल्सिव फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इम्पल्स से रिलेटेड एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kilogram, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड से एक बॉल जो है वो बैट्समैन की तरफ आ रही है। बॉल का मास है 0.15 किलोग्राम। इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्वेश्चन में लिखा है कि सारे मोशन लीनियर मान्य हैं। मीन्स अगर ये है बैट्समैन का बैट, सामने से ये बॉल आ रही है तो बॉल की पहली पोजीशन तो है ऐसी इस तरह से आती हुई, यहाँ पर बॉल के साथ कॉलिजन होता है, मीन्स बॉल और बैट दोनों का हिटिंग होती है। उसके बाद बॉल वापस से उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन से वो आई है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो उसका टाइम इतना शॉर्ट होता है कि वो सेकंड्स का भी कुछ 100वां हिस्सा होता है, मिली सेकंड की तरह से। तो इतना कम टाइम तो हम मेजर नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें इम्पल्स पता लगाना है, और इम्पल्स पता लगाने का मतलब है फोर्स के साथ उस टाइम को भी हम मेज़र करें। तो इसके लिए दूसरा तरीका है, हम चेंज इन मोमेंटम पता लगाते हैं। तो पहले फाइनल मोमेंटम, उसके बाद इनिशियल मोमेंटम, और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि बॉल के मास में कुछ चेंज होता है, तो ये m2 और m1 इसको हम सिंपली m मान लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दो अलग अलग डायरेक्शन होने के कारण हमें डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर हम ये मानते हैं कि इस फाइनल डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे तो इस इनिशियल डायरेक्शन को हमें नेगेटिव मानना होगा। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। मास इज 0.15, वेलोसिटी v2 दिस इज v2 12 मीटर पर सेकेंड,
और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन हम प्लस ले रहे हैं। माइनस m इज अगेन 0.15 एंड v1 इज अगेन 12, लेकिन इसकी वैल्यू इस बार माइनस होगी, तो इट विल बी -12 मीटर पर सेकेंड। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू 12, नाउ इट इज़ प्लस 0.15 इंटू 12। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने प्लस और माइनस लिया है, और इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा इम्पल्स 3.6 न्यूटन सेकेंड। यूनिट है न्यूटन सेकेंड, इसको याद रखिएगा, और ये है इम्पल्सिव फोर्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं टाइम को कैलकुलेट करना आसान नहीं था, पर चेंज इन मोमेंटम से हम इम्पल्सिव फोर्स निकाल सकते हैं।